हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अब लगभग 60 दिन बचे हैं प्रीलिम्स एग्जाम की तरफ। अब ऐसे टाइम पर बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि थोड़ा हम ये देख लें कि कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमने मिस ना किए हों। तो आज के सेक्शन में हम क्या देखेंगे, इंडियन पॉलिटी के कुछ ऐसे टॉपिक्स जो कि डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है 2023 के लिए। तो मैं एक तरह की आपको चेकलिस्ट दूंगा ताकि इंश्योर किया जा पाए कि आपने कुछ उसमें से मिस ना किया हो एंड अगले 60 दिन को आप कैसे यूज कर सकते हो अच्छी रिवीजन के लिए। ये पर्टिकुलर टॉपिक्स आपको मिस नहीं करने हैं। एट द सेम टाइम आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ये भी बता सकते हो कि और कौन सी वीडियोस आप इसके रिगार्डिंग चाहते हो जो आपको हेल्प कर पाए आपके प्रीलिम्स के अंदर। हमारी टीम डेफिनेटली उसके ऊपर वर्क करेगी, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली वो चीजें भी बता सकते हो। साथ में ही एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी है आज की वीडियो के अंदर, तो वो अनाउंसमेंट भी आप डेफिनेटली देखेगा, बहुत हेल्पफुल आपके प्रीलिम्स के लिए होने जा रही है। राइट। तो अगर देखो हम बात करते हैं पॉलिटी की, सबसे पहले तो ये बात मैंने आखिर आज पॉलिटी क्यों चूज किया है। द रीजन इज कि पॉलिटी के क्वेश्चन ना काफी बार रिपीट होते हैं। अगर रिपीट नहीं होते तो एटलीस्ट जो थीम्स हैं वो रिपीट होती हैं और सिमिलर लाइंस पे काफी सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और अगर आप पिछले 6-7 साल का डेटा देखोगे ना, तो हर साल लगभग आपको 15 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज देखने को मिलेंगे। और 15 क्वेश्चन से भी ना 12-13 क्वेश्चन तो डेफिनेटली ऐसे होते हैं जो आप आसानी से कर सकते हो अगर आपने चीजों को अच्छे से समझा, अच्छे से चीजों को रिवाइज कर रखा है। और अगर आपको यूपीएससी क्लियर करना है ना, तो एक पॉलिटी डेफिनेटली एक ऐसा टॉपिक है जहां पर आपकी मास्टरी होनी ही होनी चाहिए, क्योंकि इजी क्वेश्चंस होते हैं। गड़बड़ कर दी तो पीछे हो जाओगे बाकियों से। तो पॉलिटी एक ऐसा सेक्शन है जहां पर आप गड़बड़ नहीं कर सकते। तो अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे प्रीलिम्स का सिलेबस, तो प्रीलिम्स के अंदर सिर्फ इतनी बात लिखी है: इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स इश्यूज। इस तरह से पॉइंट्स लिखे हैं, पर इससे ज्यादा समझ नहीं आ रहा। तो इस वजह से मैं आपको आज 10 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो आपको डेफिनेटली मिस नहीं करने। तो सर पहला है क्या है? पहला है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का एवोल्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कैसे बना, वो कैसे कैसे इवॉल्व हुआ। एंड साथ में ही कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बेसिक फीचर्स, जैसे फॉर एग्जांपल आप समझते हो ना कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ हमारे बहुत इंपॉर्टेंट कुछ बेसिक फीचर्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप नोटिस करो, हमारे यहाँ पे प्रियम्बल देखने को मिल जाता है। तो अगर आप प्रियम्बल जो कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है, तो प्रियम्बल के बारे में ना सारी चीजें देख के चलो। जैसे एग्जांपल लेके चलता हूँ। जैसे प्रियम्बल आप जानते हो डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स देखने को मिलते हैं यहाँ पे: सॉवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। इन सभी का मीनिंग आपके दिमाग में बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि आखिर इन सभी का मीनिंग क्या है। इसी तरह से जो भी प्रियम्बल के अंदर वर्ड्स आ गए आपका, ठीक है ना, जस्टिस हो गया, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल हो गया, इक्वलिटी हो गया, इंटीग्रिटी हो गया। और साथ में ही ये वर्ड्स कब इंट्रोड्यूस करेंगे, कौन से अमेंडमेंट के थ्रू करेंगे, क्या बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है प्रियम्बल या नहीं है। इस तरह से आप कहीं ना कहीं पढ़ोगे ना, तो आप रियलाइज करोगे कि बहुत सारे टॉपिक्स आपके कवर भी हो जाएंगे एंड आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिस भी नहीं किए। इसके साथ में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही ना आपको और भी चीजें, जैसे फॉर एग्जाम्पल नेशन का मीनिंग क्या होता है, स्टेट का मीनिंग क्या होता है, ये सारी चीजें भी आपको डेफिनेटली साथ ही साथ पता होनी चाहिए। कुछ इस तरह के जो फिलोसफिकल चीजें हैं ना, कि नेशन मीनिंग क्या हो गया, स्टेट का मीनिंग क्या हो गया, या इवन कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो गवर्नमेंट होती है उसका मीनिंग क्या हो गया, हमारी कुछ बेसिक फीचर कैसे इवॉल्व हुआ। ठीक है, ये सारी चीजें डेफिनेटली आपको पता होनी चाहिए। एक एग्जांपल देखो, जैसे ये यूपीएससी 2020 में ना हमें क्वेश्चन देखने को मिला कि प्रेम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज व्हाट। क्या ये पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का या नहीं है पार्ट। ठीक है, तो आपको पूरी हिस्ट्री पता होनी चाहिए कि कौन से पर्टिकुलर जस्टिस, कौन से पर्टिकुलर केस के अंदर हमारी जुडिशरी ने इसको बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बोला था, ठीक है, पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला या नहीं बोला। ठीक है, तो ये सारी चीजें बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है या नहीं है, या फिर ये सारी चीजें कितना उसका इफेक्ट है, ये डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए। और आप नोटिस करो 2020 में ये क्वेश्चन पूछा, अगले साल ही 2021 में क्या पूछा कि भैया 26 जनवरी 1950 को क्या स्टेटस था, क्या सॉवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था, ये सिर्फ इतना था, सॉवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है, तो आप सभी जानते होंगे जो वर्ड्स थे, सोशलिस्ट हो गया, सेकुलर हो गया, ये तो बाद में इंट्रोड्यूस करेंगे, 26 जनवरी 1950 को तो नहीं थे। राइट। तो इस तरह से आप कहीं ना कहीं अगर इस तरह से आपने पढ़ा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को साथ में लेकर चले हो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जो मैं लिस्ट आज दे रहा हूं उसको आपने अच्छे से बना लिया, तो ट्रस्ट में पॉलिटी के अंदर आपके 80-90% क्वेश्चन तो डेफिनेटली इसी के थ्रू ही आंसर हो जाएंगे। तो सर पहला टॉपिक तो हमने समझ लिया, अच्छा, कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन का एवोल्यूशन, जिसमें नेशन स्टेट मीनिंग हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मीनिंग क्या होता है, प्रियम्बल, इनके बेसिक फीचर कैसे इवॉल्व हुए, हर एक पर्टिकुलर वर्ड हमारे प्रियम्बल का, ये डेफिनेटली हम अच्छे से कर लेंगे। दूसरा सर हमारा टॉपिक क्या है? दूसरा है हमारा फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज और डीपीएसपी। ये तीनों को मैं एक टॉपिक लेके चल रहा हूं और इस पर्टिकुलर चीज को आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते।
हर साल लगभग 2 क्वेश्चन यहाँ से आते ही आते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स जब मान लीजिए आप पढ़ रहे हो ना, तो आपको बहुत अच्छे से समझना है कि अच्छा कौन कौन से आर्टिकल्स है पहले, सबसे पहले इससे रिलेटेड, ठीक है। यहाँ पर स्टेट की डेफिनेशन क्या है, उसमें कौन कौन इंक्लूड हो जाता है, राइट टू इक्वलिटी के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, ठीक है ना, जो फ्रीडम्स हैं हमारी वहां पे कौन कौन से आर्टिकल्स आते हैं, ठीक है। इस तरह से हमारे जो रिलीजन के रिगार्डिंग हो गया, माइनॉरिटीज के रिगार्डिंग हो गया, कौन कौन से आर्टिकल्स आ जाते हैं, कौन से पार्ट को ये बिलोंग करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप जानते हैं ना, फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 हो गया, फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4 हो गया, डीपीएसपी आपका सॉरी डीपीएसपी आपका पार्ट 4 हो गया, और फंडामेंटल ड्यूटीज आपका पार्ट 4A हो गया, ठीक है। डीप आप जानते हो जो फंडामेंटल ड्यूटीज है उनको बाद में एड ऑन किया गया था। तो इस तरह के काफी बार क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। मैं आपको ना एग्जांपल यहाँ पे आपको साफ साफ दिखेगा कैसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। एक एग्जांपल लेके चलते हैं। ये देखो 2015 का यूपीएससी का क्वेश्चन देखो, क्या पूछा यहाँ पे, द आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट इंडिया के किस पर्टिकुलर पार्ट में आपको इंश्राइंड देखने को मिल जाएगा। अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि सर ये तो डीपीएसपी की बात हो रही है, ठीक है ना, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की। पर पॉइंट वो नहीं है, पॉइंट ये है कि 2015 में वेलफेयर स्टेट के ऊपर पूछा, 5 साल बाद 2020 में क्या पूछा, विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स द आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट। क्या इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में कोई भी फर्क है 2015 और 2020 वाले क्वेश्चन में? द आंसर इज नो, बिल्कुल कोई फर्क नहीं है। आंसर सिंपल सा है, डीपीएसपी। तो यहाँ मीनिंग क्या समझ आया, यहाँ मीनिंग आया कि जो हम थीम्स हमने आज आइडेंटिफाई करी ना 10 थीम्स, ये ऐसे ही कोई रैंडमली आइडेंटिफाई नहीं कर दी। यहाँ पर बहुत सारी रिसर्च देखी गई है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किन पर्टिकुलर चीजों के ऊपर पूछे जाते हैं, प्लस साथ ही साथ क्या चीजें न्यूज में रही हैं, ताकि आपको हेल्प हो पाए कहीं ना कहीं 2023 का प्रीलिम्स अच्छे से अटेम्प्ट करने के रिगार्डिंग। और इसी पर्टिकुलर पॉइंट को समझते हुए ना इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आपके लिए ये है कि हमारा जो ओनली एस एक्सटेंडेड का चैनल है, जो यूट्यूब चैनल है ओनली एस एक्सटेंडेड, वहां पर कल से यानी कि मंडे से एक सीरीज स्टार्ट हो रही है, जहां पर हम डिस्कस किया करेंगे क्या, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक दिन हमने मान लो डीपीएसपी को रिवाइज कर लिया, प्लस साथ ही साथ उसके जो 3-4 क्वेश्चन हमने अच्छे से डिस्कस कर लिए। तो इस तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करंट अफेयर्स के साथ रेलिवेंट करते हुए कहीं ना कहीं उस कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे, प्लस साथ ही साथ एग्जाम रिगार्डिंग जो कुछ भी ट्रिक्स हो गया उनको भी कहीं ना कहीं समझेंगे। तो मेक श्योर कल से आप इस पर्टिकुलर चैनल पे अच्छे से जुड़ जाइएगा। कल से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज को हम अच्छे से स्टार्ट करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट चीजें हम यहाँ पे रन करेंगे, ताकि आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिवीजन एंड कहीं ना कहीं जो आपकी ट्रिक्स हैं वो अच्छे से हो पाए। इवन हमारा जो प्रीलिम बूस्टर का इनिशिएटिव है ना, उसमें भी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं, बट इसके अलावा भी काफी लोगों की रिक्वेस्ट थी आप में से सभी स्टूडेंट्स की, तो इस वजह से एक अलग से सीरीज भी मैं डेफिनेटली स्टार्ट करूंगा, जहां पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत हेल्प करने वाले हैं। इस तरह के जो बहुत ज्यादा रिपीटेड टॉपिक्स हैं ना, जैसे वेलफेयर स्टेट हो गया, डीपीएसपी हो गया, ये सारे हम डिस्कस करते रहेंगे। तो मेक श्योर आप इस चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर एक चीज और देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल फंडामेंटल ड्यूटीज के रिगार्डिंग ना कई बार ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि इन पर्टिकुलर में से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी है, कौन सी नहीं है, ठीक है। ये देखो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। इसी तरह से 2012 में भी एक बार हमसे पूछा था कि फंडामेंटल ड्यूटीज कौन कौन सी है इनमें से। तो कहने का पॉइंट क्या है, ये फंडामेंटल ड्यूटीज कौन कौन सी है, फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से हैं, कहां पर किस चीज को इंश्राइंड है, पार्ट 3 में क्या है, पार्ट 4 में क्या है, पार्ट 4A में क्या है, कौन जस्टिसेबल है, कौन नॉन जस्टिसेबल है, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। इसके साथ ही कुछ चीजें अच्छी होती हैं जो प्रियम्बल के साथ ही साथ हमें लिंक करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल प्रियम्बल और डीपीएसपी को लिंक कर दिया। अब जैसे हम बात करते हैं इकोनॉमिक जस्टिस की, तो आप जानते हो कि जो डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी होता है, ये किसके लिए होते हैं, सोशल एंड इकोनॉमिक, ठीक है, एक तरह डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हैं। वैसे जब मैं बात करता हूँ फंडामेंटल राइट्स की, ये आपकी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को इंक्रीज करने के अंदर हेल्प करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसे इसने पूछ लिया इकोनॉमिक जस्टिस, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे प्रेम्बल में भी देखने को मिलता है जस्टिस का, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। उसी तरह से यहाँ पे डीपीएसपी में भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह से डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये हो जाता है हमारा सेकंड टॉपिक। आप हर साल देखोगे लगभग 2 क्वेश्चन यहाँ से हमें देखने को मिल ही जाते हैं। तो सर पहले 2 टॉपिक्स तो हो गए, एक हो गया कॉन्स्टिट्यूशन का एवोल्यूशन और दूसरा हो गया हमारा फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी और डीपीएसपी। तीसरा टॉपिक क्या है सर, देखो तीसरा टॉपिक है हमारा थोड़ा पार्लियामेंट के रिगार्डिंग। अब सर पार्लियामेंट के रिगार्डिंग क्या, देखो यहां पर ना जितना आप करंट अफेयर्स के साथ लिंक कर सकते हो उतना आपको बेटर रहेगा। सर जैसे एग्जांपल दीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल आप नोटिस कर रहे हो, हम कई बार डिस्कशन आती है ना आपके न्यूज़पेपर के अंदर एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल 10th शेड्यूल की बात हो रही है। तो यहाँ पर ना हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर पार्टी के इस बंदे ने ये छोड़ दी पार्टी, ये इसमें चला गया, वो उसमें चला गया, यहाँ मिनिस्टर ने वो बोल दिया, नहीं। इसके पीछे की लीगैलिटी के ऊपर जाया करो, ठीक है। होता पता क्या है कि न्यूज़पेपर जब पढ़ते हो या फिर मैगजीन्स पढ़ते हो, कई बार होता क्या है कि आप पॉलिटिक्स में घुस जाते हो।
आपको पॉलिटिक्स का थोड़ी एग्जाम है, आपका एग्जाम पॉलिटी का है। दोनों में फर्क होता है। हम यहाँ पे लीगैलिटी को देखने आए हैं, हम यहाँ पे इसके पीछे की जो शाम 5 बजे की डिबेट्स होती है ना, उनको नहीं देखना, ठीक है ना। हमें एंटी डिफेक्शन लॉ को समझना है। तो इस तरह से एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है उसको समझो, 10th शेड्यूल क्या है उसको समझो। जैसे अभी रिसेंटली आप जानते हो राहुल गांधी जी के रिगार्डिंग थोड़ा केस चल रहा है अभी, ठीक है ना। उनको एक तरह से उनकी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे वो वायनाड से, तो उसके रिगार्डिंग उनको वहां से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। तो हमें इसके पीछे की जो लीगल एस्पेक्ट्स है उनको समझना है कि कौन से यहाँ पे हमारे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट क्या बोलता है, ठीक है ना, लिली थॉमस केस क्या है, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो जब पार्लियामेंट की बात करेंगे ना, जो रिसेंट टाइम से मुद्दे चल रहे हैं उनको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान में देना है। उसी तरह से हमारा पार्लियामेंट के अंदर आप जानते हो सारे आ गया, लेजिस्लेचर की बात भी कर रहा हूँ, एग्जीक्यूटिव की बात भी कर रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे प्रेसिडेंट साहब हो गया, ठीक है, पिछले साल हमने इनके इलेक्शंस होते हुए देखे देखे ना, इनके इलेक्शंस कि कैसे इलेक्ट किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि अच्छा इनको जब इलेक्ट किया जाता है कौन कौन वोटिंग करता है वहां पे, क्या इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं या उनके अलावा नॉमिनेटेड भी होते हैं या नहीं होते। ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर होने ही होने चाहिए। उसी तरह से आपके वाइस प्रेसिडेंट साहब का भी इलेक्शन हमें देखने को मिला है। तो ये सारे मुद्दे हो गया, प्लस आपके गवर्नर को लेके बहुत सारे डिस्प्यूट्स हैं। तो ये सारे वो वाले टॉपिक्स हैं जो कहीं ना कहीं आपके करंट अफेयर्स में रहे हैं। प्लस एट द सेम टाइम हमारे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनकी तरफ बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए जाते हैं इन मतलब प्राइम मिनिस्टर्स के साथ ही। तो डेफिनेटली इनको भी आपको अच्छे से पता होना ही होना चाहिए, राइट। तो ये सारे टॉपिक्स भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। साथ में अगर आप नोटिस करोगे ना, तो ये तो चलो चीजें होगी, इसके अलावा हमारा जैसे जो जुडिशरी पार्ट है, तो जुडिशरी हमारा एक इंपॉर्टेंट फोर्थ पिलर बन जाता है। सर जुडिशरी के रिगार्डिंग क्या पढ़ना चाहिए? देखो, जुडिशरी के रिगार्डिंग ना जो स्पेशली मुद्दे करंट अफेयर्स में चल रहे हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपने अगर थोड़ा टाइम से भी आप नोटिस कर रहे होगे ना, तो अक्सर मुद्दा चल रहा है कि जो हम जजेस को अपॉइंट किया जाता है, ठीक है, इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहां पर जजेस ही जजेस को अपॉइंट करते हैं। तो हमारा ये जो कोलिजियम सिस्टम है ये कैसे इवॉल्व हुआ, क्या इसका जिक्र है कहीं पर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर? द आंसर इज नो, नहीं है। ठीक है, कई बार ऐसे क्वेश्चन ही पूछ लिए जाते हैं। तो डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए कि नहीं यार, कोलिजियम सिस्टम के अंदर मतलब क्या इश्यूज हैं, क्या पॉजिटिव है यहाँ पे, क्या जो एनजेक सिस्टम को हमने खत्म किया था 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो लेके आए थे उसको बाद में स्ट्रक डाउन किया था, क्या वो ठीक है क्या गलत है। तो ये सारे मुद्दे बड़े न्यूज में रहे हैं। फिर अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग जुडिशरी ने अपने कुछ अपना वर्डिक्ट दिया था। कुछ इंपॉर्टेंट और केसेस हमें यहाँ पे देखने को मिले हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिली थॉमस केस की बात कर रहा था। उसके अलावा थोड़े दिन पहले ही जब प्रीलिम बूस्टर हम डिस्कस कर रहे थे, वहां मैंने आपको रिट्स वाला टॉपिक रिवाइज करवाया था क्योंकि रिट्स न्यूज में थी। तो इस तरह से कहने का पॉइंट है कि सुप्रीम कोर्ट क्या चीज कर रहा है, हाई कोर्ट क्या चीजें कर रहे हैं, उनके रिगार्डिंग हो गया। सुप्रीम कोर्ट के अगर मान लो जजेस को अपॉइंट करना है तो कौन करता है? तो पार्लियामेंट के द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। प्रेसिडेंट का क्या रोल रहता है हाई कोर्ट के जजेस के रिगार्डिंग, ये सारी चीजें आपको कहीं ना कहीं पता होनी चाहिए। तो इनका रिव्यू हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल रिट्स के केस में अगर आप देखोगे तो हाई कोर्ट की जो पावर है वो वाइडर होती है एज कम्पेयर टू सुप्रीम कोर्ट। तो इस तरह के जो डेफिनेटली करंट अफेयर्स में मुद्दे रहे हैं विद बैकिंग ऑफ द स्टैटिक पोर्शन, तो जुडिशरी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बन जाता है। यहाँ पर आपको सारी चीजें ही पढ़नी पड़ेंगी, ट्रिब्यूनल्स को भी आप देख सकते हो, राइट। आज के हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनको कैसे हम इलेक्ट करते हैं, ठीक है ना, उनने बार बार चेंज हुए हैं हमारे पास। अभी अभी चंद्रचूड़ जी हैं, तो डेफिनेटली उनके रिगार्डिंग भी आपको पता होना चाहिए। एंड साथ में इन्होंने बात भी करी है बार बार लीगल जो होता है ना, कि जो एक तरह से जो एडीआर मैकेनिज्म की, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की, तो वो भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए क्योंकि जुडिशरी के रिगार्डिंग भी हर साल हमें क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। अगले टॉपिक की तरफ अगर आगे बढ़े तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे पांचवा हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है थोड़ा इमरजेंसी प्रोविजंस के रिगार्डिंग। ठीक है, दुनिया में देखो काफी सारी जगह पे हमें इमरजेंसी देखने को मिल रही है आजकल के टाइम पर। काफी सारे लोगों के द्वारा भी बोला जा रहा है कि इमरजेंसी का ना कई बार जिक्र होता रहता है न्यूज़पेपर्स के अंदर भी। तो डेफिनेटली यहाँ पर भी आपको पॉलिटिक्स में नहीं घुसना, आपको देखना है इमरजेंसी के रिगार्डिंग कि अच्छा आर्टिकल 352 का कहता है, आर्टिकल 356 क्या कह रहा है, आर्टिकल 360 क्या कह रहा है। अगर हम बात करते हैं मान लो फाइनेंशियल इमरजेंसी की, तो इंडिया में कभी लगी है या नहीं लगी? द आंसर इज नो, नहीं लगी। कब लगाई जा सकती है, पार्लियामेंट को क्या रोल होता है उसके अंदर, ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से पता होने चाहिए। यहाँ पर प्रेसिडेंट साहब का क्या रोल है, ठीक है ना, कब कब हमने इसके अंदर अमेंडमेंट किया है, 42nd अमेंडमेंट क्या था, 44th अमेंडमेंट इसके रिगार्डिंग क्या है, ये सारे आपको पॉइंट्स यहाँ पे अच्छे से पता होने ही होने चाहिए, राइट। साथ में अगर आप इसके अलावा एक पॉइंट देखोगे ना, तो वो है रिगार्डिंग, छठा पॉइंट है शेड्यूल्स के रिगार्डिंग। ये सारे 10 के 10 पॉइंट मैं आपको वापस दे दूंगा, पर अभी समझो पहले। शेड्यूल्स आपको ना बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको ना कई बार पहले भी आपको एक याद करने के लिए, शेड्यूल याद करने के लिए मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। ठीक है, आपको याद भी होगा, काफी लोग जो लंबे टाइम से मुझे फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल शेड्यूल 1 टेरिटरी की बात करता है हमारी,
ठीक है। शेड्यूल 4 बात करता है राज्यसभा के बारे में बात करता है। शेड्यूल 5 बात करता है हमारे जो शेड्यूल्ड एरियाज की बात करता है। शेड्यूल 6 हमारे बात करता है अदर शेड्यूल एरियाज की, जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम आ जाते हैं। उसी तरह से 7 शेड्यूल आप जानते हो फेडरल की बात करता है, जहां हमारे पास 3 लिस्ट देखने को मिलती हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो इसी तरह से लास्ट में आपके पंचायती राज हो गया, म्यूनिसपैलिटीज हो गया। तो यहाँ पर आपको अलग अलग शेड्यूल्स के बारे में भी पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए सर? क्योंकि देखो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बात करूं 2019 के एग्जाम की, यूपीएससी के 2019 में एग्जाम में हमने पूछ लिया गया था यूपीएससी ने कि पहला शेड्यूल क्या क्या किससे रिलेटेड है, कब आया था, कौन से प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम। डेफिनेटली जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम पे आया था। तो इस तरह के कई बार क्वेश्चन हमसे पूछ लिए जाते हैं, तो डेफिनेटली शेड्यूल्स की एक अच्छी खासी जानकारी आपको होनी चाहिए। उसी तरह से जैसे फॉर एग्जांपल आप शेड्यूल 6 देख लीजिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। काफी सारी जो एरियाज हैं वो शेड्यूल 6 की डिमांड करते रहते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से कौन सा शेड्यूल क्या बोलता है, कहाँ पर क्या इश्यूज हैं उनके रिगार्डिंग, ये डेफिनेटली करंट अफेयर्स में काफी रहे हैं, तो हैव अ फेयर आइडिया अबाउट देम एज वेल। उसी तरह से थोड़ा मिलता जुलता टॉपिक है इसी के साथ, ट्राइबल एंड दलित राइट इश्यूज। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो रिसेंट बजट था वहां पर भी हमने बात करी थी किसकी, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स की। इसी तरह से ट्राइबल के रिगार्डिंग जो भी उनको इश्यूज फेस होते हैं कि उनको प्रॉपर ऑटोनॉमी नहीं मिलती, कई बार उनको जो उनका कल्चर है उसके रिगार्डिंग इम्पैक्ट आ जाता है, यहाँ पर उसके रिगार्डिंग लीगल एंगल्स कई बार आ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप पीवीटीजीज की बात कर लीजिए, इस बार बजट में भी बात हुई ना पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स की, डेफिनेटली तो इंपॉर्टेंट हमारे लिए है। आपको पता होना चाहिए कि अच्छा यार, इंडिया में 75 पीवीटीजीज हैं, हमें टोटल जो मैक्सिमम है 13 देखने को मिलती है उड़ीसा स्टेट के अंदर। यहाँ पर इनकी क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, ये भी सारी आपको पता होनी चाहिए। कैसे इनके क्या इश्यूज को हम कैसे टैकल कर रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स क्या कर रही है, साथ में ही जो हमारे जो ट्राइफेड है वो उसका क्या काम है, ठीक है ना। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस क्या होती है, ये सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं। कितना यहाँ पे इनके रिगार्डिंग इम्पैक्ट आ रहा है, हमने जो एक तरह से इनके लिए बॉडीज बना रखी हैं, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स हो गया, नेशनल कमीशन फॉर अदर जैसे शेड्यूल कास्ट हो गया, तो इनका क्या स्टेटस है, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है, एग्जीक्यूटिव स्टेटस है, या फिर स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं, इनके बारे में भी आपको अच्छे से आइडिया होना ही होना चाहिए। तो ये हो गए 7 पॉइंट्स। अब चलते हैं हमारे 8वें पॉइंट की तरफ। सर 8वां पॉइंट क्या है? 8वां पॉइंट है हमारा विद रिगार्ड्स टू अमेंडमेंट्स, राइट। तो सर अमेंडमेंट्स का क्या रोल, जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो 2019 का क्वेश्चन देखो, यहाँ पूछ लिया था कि 44th अमेंडमेंट ने क्या किया। क्या ऐसा ही था कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब का जो इलेक्शन था वो बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू कर दिया, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से अमेंडमेंट ने क्या चीज करी। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि आपको सारे के सारे अमेंडमेंट रट लो, वो तो बात बिल्कुल गलत हो जाएगी, वो तो आप कर भी नहीं पाओगे। तो यहाँ पर मैं क्या आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप जो मेन मेन अमेंडमेंट्स है ना उनको अच्छे से कर लो। सर मेन मेन अमेंडमेंट्स का मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल आप नोटिस करो 42nd अमेंडमेंट के थ्रू क्या हुआ, 44th के थ्रू क्या हुआ, 39th अमेंडमेंट क्या थी, ठीक है, 86th अमेंडमेंट क्या थी, 97th अमेंडमेंट क्या थी, आखिरी के जो 5-6 अमेंडमेंट्स है 99th ऑनवर्ड्स, उन सभी को एक बार देख सकते हो। डेफिनेटली जैसे फॉर एग्जांपल नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है, इसके रिगार्डिंग मल्टीपल अमेंडमेंट्स हमें देखने को मिली है, ठीक है, कि कैसे हमने इसका कुछ इश्यूज आए थे, फिर दोबारा से हमने इसके अंदर अमेंडमेंट करी है, तो किस तरह से हमने इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाया। तो ये रिसेंट अमेंडमेंट्स है अभी के टाइम की। तो इन अमेंडमेंट्स का उसी तरह से जैसे फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो गया, ठीक है ना। तो जो भी इस तरह के अमेंडमेंट्स थे, जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं, सिर्फ उनका आप ध्यान में रख लो, क्योंकि अमेंडमेंट्स हो गया, कुछ लैंडमार्क चीजें हुई होंगी, तो उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहीं पे आप देख रहे हो 44th अमेंडमेंट की बात हो रही है, ये 99th एक्चुअल में एनजैक की ही बात हो रहा है, ठीक है। उसी तरह से, ठीक है ना, उसी तरह से एक और भी यहाँ पे क्वेश्चन हमें देखने को मिले हैं प्रीवियस टाइम्स के अंदर, जो कि इस बात को हाईलाइट करते हैं। मैं आपको और दिखा देता हूँ एक सेकंड, ठीक है। जैसे यूपीएससी 2013 का क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा गया थोड़ा बेसिक फॉर्म के अंदर कि अमेंडमेंट अगर लेकर आना हो तो कौन लेकर आ सकता है, क्या सिर्फ और सिर्फ लोकसभा उसको स्टार्ट कर सकता है? द आंसर इज नो। लोकसभा और राज्यसभा दोनों इसको इनिशिएट कर सकते हैं, किसी भी हाउस में इंडिया के अंदर तो इनिशिएशन पॉसिबल है। उसी तरह से यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट जैसे पूछ रहा है कि अगर एक ऐसी अमेंडमेंट लेकर आनी हो जो फेडरल करेक्टर को यहाँ पे इंपैक्ट करें, तो वो सारी की सारी स्टेट लेजिस्लेचर उसको रेटिफाई करना चाहिए। ये बात भी गलत है, आप जानते हो, कम से कम हाफ ऑफ द स्टेट्स के द्वारा उसको रेटिफाई होना चाहिए, ये पॉइंट है। तो इस तरह से ना कुछ लीगल एस्पेक्ट है यहाँ पर। देखो बात पॉलिटिक्स की बिल्कुल नहीं हो रही, बिल्कुल वहां पे वो लीगल एंगल पे जा रहे हैं कि क्या इसके रिगार्डिंग हमें देखना है। उसी तरह जैसे मैं आपको बता रहा था ना, ये देखो 42nd अमेंडमेंट के रिगार्डिंग 2017 में क्वेश्चन पूछ लिया। तो कहने का पॉइंट क्या है, कुछ पर्टिकुलर अमेंडमेंट्स होती हैं, हमें वो सारी चीजें ध्यान में रखनी है कि अच्छा कौन सी अमेंडमेंट ने क्या चीज करी है। कई बार ना कुछ चीजें ट्रिक्स के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हो। जैसे ये क्वेश्चन देखो, अब यहाँ पर पता क्या बोल रहा है कि 44th अमेंडमेंट में क्या किया, प्राइम मिनिस्टर का जो इलेक्शन था उसको बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू कर दिया। अब खुद ध्यान में लगाओ, आपको दिमाग में आएगा
कि जब बात करते हैं 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की, जो 1978 के अंदर हमें देखने को मिला, यहाँ पर क्या हुआ था? यहाँ पर तो हमने चीजों को थोड़ा ठीक करने की कोशिश करी थी ना, कि कहने का मतलब अगर कहीं पर पावर एब्सोल्यूट थी, हम उसने पावर को हमने उसके एब्सोल्यूटनेस को कम करने की कोशिश करी थी, ताकि इस तरह से चेक्स एंड बैलेंसेस का मैकेनिज्म बनाया जा पाए, राइट? इसीलिए तो ये 44th अमेंडमेंट आया था। तो ये तो सर उसके अगेंस्ट जा रहा है, जो 44th अमेंडमेंट का प्रिंसिपल था, जो उसकी सोच थी ना, उसके अगेंस्ट जा रहा है। तो आप इसी से गेस कर सकते हो कि यार यहाँ पे ये आंसर हो नहीं सकता। 44th अमेंडमेंट थोड़ा चेक्स एंड बैलेंसेस, थोड़ा पावर को कम करने की कोशिश थी, कि किसी के पास बहुत ज्यादा पावर हो तो उस पावर को हम एक तरह से लिमिटेड लेकर आए। यही तो बात होती है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट की, ठीक है? तो यही 44th अमेंडमेंट के थ्रू ये करने की कोशिश करी थी, पर स्टेटमेंट बिल्कुल अपोजिट जा रही है उसके, तो वो बात बिल्कुल गलत हो जाएगी। दरअसल में ये तो 39th अमेंडमेंट था, ना कि 44th। तो अगर इन्फॉर्मेशन है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो इस तरह के कुछ ट्रिक्स वगैरह भी आप पॉलिटी के अंदर डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो, जो कि आपको हेल्प करेंगी अपने आंसर तक पहुंचने के लिए। तो इस तरह से हमने क्या देख लिया, टोटल 8 टॉपिक्स देख लिए। तो 2 टॉपिक्स और बचे हैं। नाइन्थ टॉपिक सर कौन सा बचा है? वो है बॉडीज के रिगार्डिंग। बॉडीज सर कैसी? आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज भी हो गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखो, अभी बात कर रहा था ना मैं नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस की, बहुत ज्यादा न्यूज में रही है। उसी तरह से अगर आप नोटिस कर रहे हो तो ऑडिट एक वर्ड है जो बड़ा ज्यादा न्यूज में रहा है। आपने अभी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट देखी होगी अडानी के रिगार्डिंग, अभी थोड़े दिन पहले ब्लॉक के ऊपर भी रिपोर्ट आई है। तो इस तरह की रिपोर्ट्स हो गया, ऑडिट के रिगार्डिंग न्यूज आई है। तो डेफिनेटली इंडिया के इसमें सीएजी बड़ा इंपॉर्टेंट है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ये क्या काम करता है, कौन से आर्टिकल के अंतर्गत दिया गया है, ठीक है ना, पोस्ट फैक्टो फंक्शन है या नहीं है, या कंट्रोलर की पावर है या नहीं है, ये सारी चीजें आपको कहीं ना कहीं पता होनी ही होनी चाहिए। उसी तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो ऐसी बॉडी हो चुकी है अब कि बिल्कुल न्यूज में रहती ही रहती है। तो डेफिनेटली ये भी आपको पता रखना चाहिए कि अच्छा, इंडिपेंडेंस कैसे इंश्योर्ड है ईसीआई की, क्या उतना इंडिपेंडेंट है भी या नहीं है, क्या पोस्ट रिटायरमेंट वहां पे पॉसिबल है या नहीं है, कोई जॉब को लेना। तो ये सारे डेफिनेटली आपको मुद्दे पता होने चाहिए, कितने मेंबर्स हैं ईसीआई के अंदर। सिमिलरली जब मैं बात करता हूँ, देखो आप सीबीआई की बात कर लो, आप एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात कर लो, ये भी बार बार न्यूज में आते ही जाते हैं। अभी थोड़े दिन पहले इंटरपोल की हमने बात करी थी, ठीक है, प्रीलिम बूस्टर के अंदर वहां सीबीआई का जिक्र भी हुआ था। तो कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करते हैं, कहाँ पर ये इनको लिखा गया है, कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है या नहीं है। तो ये एस्पेक्ट पढ़ने हैं हमें। न्यूज से ज्यादा मतलब न्यूज के लीगल पार्ट या फिर उसके स्टैटिक पोर्शन के साथ होना चाहिए। तो आई होप आप इन चीजों को समझ पाए होंगे कि बॉडीज अगर पढ़नी है तो क्या तरीका होना चाहिए। बाकी आप देख सकते हो कि इनकी टर्म कितनी है, कितनी एज इनकी हम बात कर रहे हैं, मैक्सिमम एज बात कर रहे हैं, क्या कौन कौन से उसकी कॉम्पोजिशन कैसी होती है, क्या इंडिपेंडेंस है या नहीं है। ये सारे एस्पेक्ट आपको यहाँ पे हेल्प करेंगे। एंड लास्टली हमारा पार्ट है दैट इज बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, और साथ ही साथ इसमें जो सेंटर स्टेट रिलेशनशिप की हम बात कर सकते हैं। अब देखो, चाहे आप बात कर लो केशवानंद भारती केस की, ठीक है ना, या फिर उससे पहले जो डिफरेंट डिफरेंट केसेस हुए हैं, चाहे आप सज्जन सिंह की बात कर लीजिए, ठीक है ना, गोलकनाथ की भी बात कर लीजिए, या फिर बाद में जो मिनर्वा मिल्स हो गया, ठीक है, इस तरह से जो आयर कोहलो केस हो गया, इन केसेस के बारे में आपको अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए कि इनका मीनिंग क्या था, यहाँ पर क्या पर्टिकुलर चीजें बात करी, कितना अमेंडमेंट कर सकते हैं, कितना नहीं कर सकते, पार्लियामेंट की क्या पावर्स हैं, कोर्ट्स की क्या पावर्स हैं, बेसिक स्ट्रक्चर होता क्या है। ये सारी बातें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, क्योंकि इसके रिगार्डिंग भी बहुत क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बाकी आप सभी जानते तो होंगे ही कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो हमारा कोई जिक्र बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का बिल्कुल है ही नहीं। तो एक तरह का जुडिशरी का इनोवेशन है। तो ये पॉइंट्स भी, एंड साथ ही लास्ट में जो सेंटर स्टेट रिलेशनशिप्स है ना, इनका भी आप अच्छा एक आइडिया रखिए, क्योंकि काफी क्वेश्चन उठ रहे हैं इसके रिगार्डिंग भी। जो हम बात करते हैं ना कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की, ये तो थोड़े पॉजिटिव वर्ड्स हो गए। कई बार हम कॉन्फ्लिक्टिव फेडरलिज्म की भी बात कर लेते हैं, जहां पर स्टेट्स के बीच में या फिर सेंटर और स्टेट्स के बीच में काफी सारे इश्यूज हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। आई एम वेरी श्योर आप सभी ने इनको नोट किया होगा। मैं जस्ट एक बार क्विकली आपको रिवाइज करवाता हूँ कौन कौन सी लिस्ट थी, ठीक है, अगर किसी ने नोट नहीं किया है तो। देखो, पहला हमने स्टार्टिंग करी थी किससे? कॉन्स्टिट्यूशन के जो एवोल्यूशन है उससे, ठीक है। तो पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा वो है, जहां पर आप सारी चीजें पढ़ोगे। साथ में ही आपका सेकंड टॉपिक था फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी हो गया, ठीक है। एवोल्यूशन के अंदर सारा कुछ कुछ आ गया कि उसकी फिलॉसफी क्या है, प्रियम्बल हो गया, ये सारी बातें। थर्ड हमारा हो गया पार्लियामेंट के रिगार्डिंग, यहाँ पर आपकी पार्लियामेंट्री कमिटीज, पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, इन सभी के रिगार्डिंग जो भी इश्यूज हैं, जो भी इनके पॉलिटिक्स हैं, वो डेफिनेटली हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चौथा हमने पढ़ा जुडिशरी के रिगार्डिंग। पांचवा हमने पढ़ा शेड्यूल्स के रिगार्डिंग, ठीक है ना। सिक्स्थ हमने पढ़ा साथ में ही जो हमारे ट्राइबल एंड दलित राइट इश्यूज थे, ठीक है। सेवंथ हमने पढ़ा इमरजेंसी के रिगार्डिंग क्या क्या प्रोविजंस हैं। एट्थ हमने पढ़ा कि अभी रिसेंट टाइम्स में कौन कौन सी अमेंडमेंट्स हुई हैं, या फिर साथ में जो कुछ लैंडमार्क अमेंडमेंट्स थी उनको हमें ध्यान में रखना है। नाइन्थ हमने पढ़ा बॉडीज के रिगार्डिंग, जहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल एज वेल एज कुछ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारी बॉडीज हैं वो कितनी इंपॉर्टेंट हैं, उनके रिगार्डिंग कुछ प्रोविजन हमें ध्यान में रखने चाहिए। एंड लास्ट 10th जो हो गया हमारा बेसिक स्ट्रक्चर हो गया।
प्लस साथ में ही जो सेंटर स्टेट रिलेशनशिप होंगे इनको भी हमें अच्छे से ध्यान में रखना चाहिए। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको डेफिनेटली कवर करने ही करने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ना जो भी चीजें पढ़नी है थोड़ा करंट अफेयर्स के साथ में लेके चलना। जैसे मैं मान लो ना, मैं जुडिशरी की बात कर रहा था, तो जैसे जुडिशरी के केस में यूनिफॉर्म सिविल कोड की कई बार हम अक्सर बात करते लग जाते हैं, ठीक है ना, कई बार हेट स्पीच के कई मुद्दे जानने लग जाते हैं, तो ये करंट अफेयर्स भी यहाँ पर डेफिनेटली हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसके साथ में ही हो जाते हैं। मैं फिर से एक बार रिमाइंड करवा दूं, जैसा मैंने आपको बताया भी था, मंडे से हमारा जो ओनली आईएएस एक्सटेंडेड है वहां पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज मिलेगी, जहां पर पॉलिटी के अलावा भी इनफैक्ट ना और भी जो अलग अलग टॉपिक्स है, इकोनॉमी हो गया, ठीक है ना, इसके अलावा भी जो और टॉपिक्स हैं उनके रिगार्डिंग भी हम डेफिनेटली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कहीं ना कहीं कवर करेंगे, ताकि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आज देखा ना कैसे रेपिटेशन देखने को मिलती है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम करने की कोशिश करेंगे ताकि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले प्रीलिम्स के अंदर आ पाए। और जैसा कि मैंने आपको बताया भी था लेक्चर के स्टार्टिंग के अंदर, अगर आपकी कोई पर्टिकुलर चीज है जो आप डेफिनेटली हमारी टीम की तरफ से चाहते हो, तो हमारी टीम डेफिनेटली कोशिश करेगी। तो अगर आपको कुछ प्रीलिम्स के रिगार्डिंग कुछ इश्यूज आ रहे हैं, डेफिनेटली नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हमारी पूरी टीम उसको कोशिश करेगी ताकि आपके जो इश्यूज हैं उनको आपकी हेल्प कर पाए एंड कहीं ना कहीं आपका प्रीलिम्स अच्छे से क्लियर हो, इसके रिगार्डिंग पूरे अच्छे से वर्क कर पाए। तो यही हमारी पूरी टीम की कोशिश है। तो आई होप एंड आई विश यू द वेरी बेस्ट। अब 2 महीने बचे हैं, तो अच्छे से बिल्कुल आपको भी बिल्कुल अच्छे से जान लगानी है, हमारी पूरी टीम तो डेफिनेटली आपके साथ ही है। तो आई विश यू द वेरी बेस्ट फॉर दैट एंड दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।